तो आज मैं आपको बताऊँगी एक ब्रीफ ओवरव्यू वेस्टर्न फिलॉसफी का कि किस तरह से वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू हुई और क्यों हुई और कैसे कैसे फिलोसोफर्स आए, कैसे कैसे सवालों का जो है वो शिफ्ट आता गया। तो सबसे पहले क्या होता था कि ग्रीक माइथोलॉजी चलती थी। पहले लोग माइथोलॉजी में बिलीव करते थे, लोग सवाल नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर लोगों को समझ आने लगा कि नहीं नहीं, हमें ना आप सवाल करना पड़ेगा। हम कब तक है ना बिना प्रूफ के जिएंगे, हम कब तक इन कहानियों में बिलीव करते रहेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है प्री सोक्रेटिक पीरियड। ठीक है, प्री सोक्रेटिक पीरियड में अब पहले ना नेचर से रिलेट करके वो बात करते थे। वो एक तरह से कैसे कह सकते साइंस और ज्योग्राफी, वो अपने आसपास देख के चीज़ें जो हम उनके आसपास जो उन्हें दिखता था उसमें बिलीव करना चाहते थे। तो फिर वहाँ पे थेल्स नाम के पहले व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कि ये जो पूरी दुनिया मिली है, दुनिया जो बनी है पूरी, वो पानी से बनी है। अब ऐसी अभी से बात हो रही है मोनिज्म, मतलब एक चीज़ की बात हो रही है कि अब जो फिलोसोफर आएंगे वो पहले बताएंगे कि कैसे एक एक चीज़ों से दुनिया बनी है। किसी ने बताया कि वाटर से बनी है, एनेक्सिमेंडर ने बताया कि अपीयरेंस से बनी है, एनेक्सिमिनियस ने बताया कि ये जो दुनिया है पूरी एयर से बनी है, हेराक्लिटस ने बताया कि पूरी दुनिया फायर से बनी है। ठीक है, पाइथागोरस ने बताया कि नंबर से बनी है। ठीक है, पार्मेनिडेस ने बताया कि बीइंग और रियलिटी क्या होती है, कि जो कांस्टेंट चीज़ है वही, मतलब सब कुछ कांस्टेंट है ना, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। उसने बताया कि अपन सब कुछ एक ही है। उसके बाद जीरो ऑफ एलिया आते, वो पैराडॉक्सेस बताते हैं और अपना डायलेक्टिकल मेथड बताते हैं। फिर यहाँ तक बात हो रही थी मोनिज्म की, एक ही चीज़ की, सिंगुलर सब्सटेंस की। लेकिन अब बात होने लगी है प्लूरलिज्म की। अब ना लोग ये बात करने लगे हैं कि दुनिया एक चीज़ से नहीं, दुनिया मल्टीपल चीज़ों से मिलके बनी, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर। तो इसमें सबसे पहले आते हैं एम्पेडोक्लीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं एनेक्सोगोरास। ठीक है, एनेक्सोगोरास बताते हैं कि नूस मतलब माइंड और मैटर, ये दुनिया माइंड और मैटर से मिलकर बनी है और माइंड जो होता है वो पूरी दुनिया को गवर्न करता है। उसके बाद आते हैं ल्यूसीफर जो बात करते हैं एटोमिज्म की। उन्हें वो पहले इंसान होते हैं जो बताते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो एटम से बनी है, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, एटम से मिल कर सब कुछ बनता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेमोक्रेटस इसी एटोमिज्म को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसमें मटेरियल्स भी ऐड करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल से बनी है। तो इस तरह ये जो चीज़ें थी, अभी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा साइंस पढ़ना शुरू किया लोगों ने और ये चीज़ें नेचर को पढ़ना शुरू किया, नेचर को एज अ प्रूफ माना कि अपन जो डेवलप करें, अपन जो ग्रो कर रहे हैं, अपनी जो ग्रोथ हो रही है या फिर अपना जो पर्पज़ है वो नेचर से रिलेट किया। लेकिन अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे सवाल जो थे पहले कि हमारा क्या पर्पज़ है, हम कैसे बने हैं, हमारी शुरुआत कैसे हुई है, अब इन सब से पर्पज़ हट के अब सवाल चेंज हो गया। अब ऐसे लोग आए सोफिस्ट, उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि अब अपन बाहर की बातें बहुत हो गई, दुनिया के बाहर की बात बहुत हो गई, अब हम बात करेंगे खुद की। इन्होंने ह्यूमन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इन्होंने ह्यूमन के बारे में स्टडी किया कि ह्यूमन को एक सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, ह्यूमन को क्या क्या वैल्यूज़ परस्यू करनी चाहिए, ह्यूमंस कैसे एथिकल हो सकते हैं, अनएथिकल क्या होता है, ये सब कुछ। ह्यूमंस कैसे डिबेट कर सकते हैं, कैसे बातचीत कर सकते हैं, डेमोक्रेसी, पहले तो एरिस्टोक्रेसी थी, फिर डेमोक्रेसी कैसे डेवलप होगी। अगर डेमोक्रेसी होगी तो लोगों को कौन सिखाएगा कि किस तरह अपना रूलर चूज़ करना होता है। तो ये काम सोफिस्ट का था। लेकिन सोफिस्ट क्या करते थे, एलीट लोगों को ज़्यादा पढ़ाते थे और ये लोग चार्ज करते थे, ये लोग पैसे लेते थे पढ़ाने के। ठीक है, तो ये चीज़ सोक्रेटिस को पसंद नहीं आती थी। सोक्रेटिस को लगता था कि नहीं, नॉलेज जो होता है वो सबको फ्री मिलना चाहिए, नॉलेज सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो फिर सोक्रेटिस आए। सोक्रेटिस ने सबसे बातचीत करना शुरू किया, बातचीत करके लोगों को रियलाइज़ करवाया कि वो लोग बहुत कम जानते हैं। ठीक है, सोक्रेटिस पहले इंसान थे जिन्होंने दूसरे लोगों को खुद की सेल्फ वर्थ एग्जामिन करने को सिखाया या फिर डायलेक्टिकल मेथड यूज़ करके लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते हो। ठीक है, उसके बाद में आए प्लेटो ने सोक्रेटिस का सारा वर्क जो है वो लिखा और प्लेटो ने आइडियलिज्म की थ्योरी दी। ठीक है, आइडियल स्टेट बताया, फिलोसोफर किंग के बारे में बताया। उसके बाद आ जाते हैं एरिस्टोटल जिन्होंने पहली बार बात की थी लॉजिक की। ठीक है, लॉजिक की बात की। अब फिलॉसफी फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक वे से यहाँ से शुरू हुई, कहाँ से, एरिस्टोटल से फिलॉसफी जो है वो सिस्टमेटिकली शुरू होती है कि लॉजिक क्या होता है, लॉजिकली कोई इंसान कैसे सोचता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज कैसे रीड करनी होती है, लैंग्वेज कैसे राइट करनी होती है, अगर कोई चीज़ सोचनी होती है तो उसका सही तरीका क्या होता है। ठीक है, तो वो जो सब्जेक्ट है लॉजिक वो एरिस्टोटल ने पढ़ा है। मेटाफिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स और साइंस, ये सब बात की। ठीक है,
उसके बाद आते हैं नियो प्लेटोनिज्म। नियो प्लेटोनिज्म में क्या है कि प्लॉटिनस नाम के एक फिलोसोफर थे जिन्होंने प्लेटो की फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करके अपनी एक थ्योरी दी थी, ठीक है। अब वो उनका एक्सपीरियंस था जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो थ्योरी दी। ये जो थ्योरी, इसका नाम है द वन और इंटेलेक्ट और सोल। मतलब इन्होंने बताया कि द वन मतलब जो अपनी सोल है वही पूरी एक है, पूरी दुनिया गवर्न करती है, ठीक है, और जो भी है वो सब अपने अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ से फिलोसफी का तो डिक्लाइन होना शुरू हुआ और थियोलॉजी का राइज होना शुरू हुआ, क्योंकि अब है मिडाइवल फेज है डार्क फेज ऑफ फिलोसफी। इस टाइम पे क्या हुआ था, अब लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट तो कम होने लगा, ठीक है, और रिलीजियस फेथ की बातें ज़्यादा होने लगी, क्योंकि अब क्रिश्चियन रिलीजन जो था वो राइज कर रहा था। तो क्रिश्चियनिटी जो थी वो क्या चाह रही थी कि फ़िलासफ़ी और क्रिश्चियनिटी को मिला के हम लोगों में ये विश्वास दिलाएं कि फ़िलासफ़ी क्रिश्चियनिटी जैसी ही है, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी के जो रिलीजियस बिलीफ है उसे फ़िलासफ़ी में इंक्लूड करके लोगों को प्रीच किया जाए। तो इसमें किसने ऐसा किया था, सेंट ऑगस्टीन, सेंट एस्लम और सेंट थॉमस एक्विनास, ये 3 फिलोसोफर ऐसे थे जिन्होंने फिलोसफी और क्रिश्चियनिटी को या फिर क्रिश्चियन थियोलॉजी और फिलोसफी को मिक्स करके प्रीच करने की कोशिश की थी। तो इस टाइम पे लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना ज़्यादा गिर चुका था, इतना ज़्यादा, और अगर कोई सवाल करने की कोशिश करता भी था तो जो सेंट थे, सेंट ऑगस्टीन, सेंट एंसलम, सेंट थॉमस एक्विनास, जो इनसे सवाल करने की कोशिश करता था लॉजिकली, तो ये उन्हें मरवा देते थे। तो इस टाइम पे ये 200 से 300 साल का पीरियड ऐसा था, इस टाइम पे बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर अब आ जाता है मिडाइवल पीरियड के बाद मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी का पीरियड, ठीक है। अब एक इंसान आते हैं डेकार्ट नाम के, वो सवाल करना शुरू करते हैं, वो एक मैथमेटिशियन होते हैं, तो वो सब में डाउट करना शुरू करते हैं, और यहाँ से शुरू होता है रेशनलिज्म मतलब अपन दुनिया में जितना भी नॉलेज गेन करते हैं या अपन कुछ भी सीखते हैं तो वो सब रीज़न और इंटेलेक्ट के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। इसमें मेन फिलोसोफर है डेकार्ट, स्पिनोजा और लेबनिज। इसके बाद में रेशनलिज्म के बाद आ जाता है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिस्ट लोग ये मानते हैं कि अपन जितना भी नॉलेज गेन करते हैं वो सब एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हैं, ठीक है। इसके मेन फिलोसोफर्स हैं लॉक, बर्कली और ह्यूम। इसके बाद में आते हैं अप्रायरिज्म जो कि कांट की थ्योरी है, ठीक है। अब कांट ये बताते कि अपन को जो नॉलेज मिलता है वो रेशनली भी मिलता है और एक्सपीरियंस में मिलता है। तो रेशनलिज्म और एम्पिरिसिस्ट को मिक्स करके अप्रायरिज्म बनता है, ठीक है। उनका कहना था, कांट का कहना था कि अपन ना तो अकेले रीज़न से सब कुछ जान सकते हैं, ना अपन सब कुछ एक्सपीरियंस से जान सकते हैं। अपन को नॉलेज गेन करने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फिर अब यहाँ से मिक्स शिफ्ट शुरू हुआ। अभी तक का जो सवाल था वो ये था नॉलेज क्या है, रियलिटी क्या है, लेकिन अब सवाल में शिफ्ट आ गया कि हाउ डू वी नो रियलिटी। अपन रियलिटी को जानते कैसे, अपन नॉलेज को जानते कैसे, अपन नॉलेज को वैलिडेट कैसे करते हैं कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होते हैं कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, ठीक है, जो 19th और 20th सेंचुरी से लेके अभी तक प्रेजेंट तक चल रही है। अभी जो चल रही है वो कंटेम्प्रेरी फिलोसफी चल रही है, ठीक है। अब कंटेम्प्रेरी फिलोसफी शुरू क्यों हुई, क्योंकि अब रैपिड ग्रोथ मतलब लोग सिटीज़ में मूव करने लगे, क्यों, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, रेलवेज़ की डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, कैपिटलिज्म डेवलप हो गया, ठीक है। तो अब जो चीज़ है, अब जो रैपिड ग्रोथ हो रही थी एक तरह से, वो जो पहले स्लो ग्रोथ हो रही थी, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो रैपिड होने लगी, ठीक है। तो अब लोगों ने नए डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। अब लोगों के जो सवाल थे वो ना उनके जो प्रेजेंट ग्रोथ थी उनसे रिलेटेड होने लगे, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप की फिलोसफी डेवलप हुई, एक तो एनालिटिक फिलोसफी, एक कॉन्टिनेंटल फिलोसफी। अब एनालिटिक फिलोसफी जो होती है उसमें बात होती है मेनली लॉजिक, लैंग्वेज और कंसेप्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स। मतलब एनालिटिक फिलोसफी में लोगों ने ये ज़्यादा ध्यान दिया कि किस तरह, मतलब लोगों ने ये सोचा, एनालिटिक फिलोसोफर ने ये सोचा कि अपने जितने भी मिसबिलीफ्स होते हैं या अपने अंदर जितने भी फ्लॉज होते हैं वो लैंग्वेज को अच्छे से ना जानने की वजह से होते हैं, ठीक है। अपने कहीं ना कहीं लैंग्वेज में फ्लॉज होते हैं, कहीं ना कहीं लॉजिकली सोचने में फ्लॉ होता है, और लैंग्वेज को अच्छे से ना जानने पे अपन लाइफ को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते या जान नहीं पाते। तो एनालिटिक फिलोसोफर्स ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया साइंस के थ्रू मतलब रीजनिंग करना, लॉजिक के थ्रू रीजनिंग करना, प्रिसाइसली सब कुछ रीड करना, ठीक है। तो
एनालिटिक फिलॉसफी में कौन कौन सी फिलॉसफी डेवलपमेंट हुई? लॉजिकल पॉजिटिविज्म, फिलॉसफी ऑफ माइंड, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एनालिटिक फिलॉसफी का जो मेन ध्यान था वो था मोर ऑन प्रैक्टिकल वे, ठीक है। साइंस और लॉजिक के थ्रू एनालिटिक फिलॉसफी डेवलपमेंट हुई। अब बात करते हैं अब एनालिटिक फिलॉसफी के जो फिलॉसफर्स हैं वो कौन कौन थे? जैसे कि गॉटलोब फ्रीग, बर्ट्रैंड रसल, लुडविग विटगेन्स्टाइन और रुडोल्फ कार्नप और सॉल फ्रिडके, आर.जे. अय्यर, डब्ल्यू.वी.ओ. क्विन, ठीक है, ये फिलॉसफर्स। अब बात करेंगे कि कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी। कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी में क्या हुआ कि लोग ऐसे बात करने लगे। कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी एक ही और पे जब एनालिटिक के साथ ही डेवलप होनी थी। एनालिटिक का तो ये व्यू पॉइंट था कि साइंस और लॉजिक के थ्रू सब जानना है, ठीक है, लेकिन कॉन्टिनेंटल फिलॉसफर्स का ये जानना था कि अपन अपनी एग्जिस्टेंस क्यों है, अपन फील करते हैं तो कैसे फील करते हैं, और हिस्ट्री के थ्रू इंटरप्रेट करके और सोसाइटी, कल्चर, इन सब को रीड करके, इन सब को जान के आज की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, ठीक है। अगर मतलब कि अगर कोई फिलॉसफर है और वो चाह रहा है, अगर कोई फिलॉसफर ये जानना चाह रहा है कि फ्रीडम क्या होती है, तो एनालिटिक फिलॉसफर तो ऐसा क्वेश्चन करेगा कि आपका मतलब क्या है फ्रीडम का, आप क्या समझते हो फ्रीडम से, ठीक है। क्या फ्रीडम जो है वो लॉजिकली एक्सप्लेन की जा सकती है? लेकिन एक कॉन्टिनेंटल फिलॉसफर व्हाट इज़ फ्रीडम का आंसर ऐसे देगा कि मतलब व्हाट डज इट फील लाइक टू बी फ्री, मतलब फ्री होना कैसा लगता है, फ्रीडम एक्सपीरियंस करना कैसा लगता है, और सोसाइटी, हिस्ट्री और पावर जो होती है वो कैसे अपने फ्रीडम को अफेक्ट करती है, ठीक है। और ऐसा क्या है, ऐसे क्या क्या चेंजेस आ गए जिससे अपनी फ्रीडम अभी बहुत अफेक्ट हो चुकी है। तो इसमें मेनली ध्यान दिया था कि ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री में क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट को लेके अपनी लाइफ में कैसे इफेक्ट हो रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस का क्या रेलेवेंस है, क्या नहीं है। तो कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी के अंदर मेनली ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग्स, इंटरप्रिटेशन पर ध्यान दिया गया, और जहाँ की एनालिटिक फिलॉसफी के अंदर लॉजिकली चीज़ें एक्सप्लेन की गई, ठीक है। अब जैसे कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी के जो मेजर स्कूल्स हैं उसमें है एक तो जर्मन आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म, नीत्शे, फिनोमेनोलॉजी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये जो सारे फिलॉसफीज है ये डेवलप हुई। अब अगर इन ब्रीफ अगर बात करें तो इन ब्रीफ में समझाऊँ आपको तो ऐसा है कि आज के टाइम की जो फिलॉसफी है, कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, वो मोर और लेस साइंस और टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल एथिक्स या ह्यूमन राइट्स, नीकॉलोनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब से रिलेटेड है। ना कि अब अपना सवाल ये नहीं है कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों आए, बट अब अपना सवाल है ऐसा कि क्या एआई कभी कॉन्शियस हो सकता है, ठीक है। क्या एआई मतलब एआई कभी कॉन्शियस हो सकता है, क्या एआई इंसान बन सकता है क्या, और अगर एआई से कोई गलती हो गई तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, ठीक है। तो अब अपने सवाल जो है वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और ह्यूमन की क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, एक ह्यूमन को कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और नेचर के साथ कैसे जीना चाहिए। अब अपना ध्यान जो है अपने आसपास की चीज़ों पे, उन्हें सेव करने पे ज़्यादा होने लग गया है, ठीक है। तो और जस्टिस और पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है, कि पॉलिटिक्स क्या होती है, गवर्नमेंट को कैसे रूल करना चाहिए और गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो सब चीज़ों की बात होने लगी अब। और टेक्नोलॉजी के साथ हमको कैसे देना चाहिए, और अगर प्राइवेसी है तो है या नहीं है, अगर अपनी जो लाइफ है, अगर फ्रीडम को एक्सप्लेन करें तो क्या अपनी लाइफ प्राइवेट है, क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया पे अपना सारा डेटा है। तो क्या एक्चुअल में अपन फ्री है या नहीं है, या फिर अपना डेटा या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ ऑनलाइन है, और अगर है तो अपन फ्री है नहीं, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है ना। तो अब इन सब चीज़ों पे ध्यान देने लगे। तो ये है वेस्टर्न फिलॉसफी का ओवरव्यू। अब इसके बाद अपन धीरे धीरे हर फिलॉसफी के ओवरव्यू की बात करेंगे, इंडियन फिलॉसफी, जापानीज, चाइनीज, साउथ ईस्ट एशियंस, सब कुछ। बाय आज के लिए, अब मैं थक गई हूँ बोलते बोलते। बाय।